देखो, मैं यहाँ क्रिटिसाइज किसी को बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं यहाँ पर यह बिल्कुल नहीं चाहता कि जैसे स्कूल और कॉलेजेस के सब्जेक्ट्स में जिन बच्चों को इंटरेस्ट है और जिनको बिल्कुल नहीं है वो सब साथ में पढ़ते हैं, वो चीज मैं यहां पर नहीं चाहता। हम यहां पर होशियार बनने के लिए आए हैं और होशियार बनेंगे उसमें जिसमें हमारा इंटरेस्ट है। जो भी स्किल्स हमारे अंदर हैं उसमें हम होशियार बनेंगे। इसलिए ये वीडियो से वही लोग देखें जो सच में जानना चाहते हैं, जिनका इंटरेस्ट है स्पेस में, जो जानना चाहते हैं कि भाई इसरो क्या है, सतीश धवन स्पेस सेंटर क्या है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर क्या है, कैसे इसरो ने अपने सतीश धवन स्पेस सेंटर से 100 मिशन हाल ही में सक्सेसफुल कर लिए हैं, और भी बहुत सी छोटी छोटी जानकारी स्पेस सेगमेंट में इंडिया से रिलेटेड आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 1960 का समय था जब दो पॉपुलर कंट्रीज अमेरिका और रशिया एक दूसरे से स्पेस टेक्नोलॉजी की होड़ में लगे हुए थे। 1957 में रूस ने दुनिया का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक लॉन्च किया। ये सब देखकर इंडिया में बैठा हुआ एक इंसान अपनी आंखों में एक सपना बुन लेता है, जिसे आज हम इसरो के नाम से जानते हैं। दोस्तों, विक्रम अंबालाल साराभाई एक इंडियन फिजिसिस्ट, साइंटिस्ट, इनोवेटर और एक विजनरी इंसान, जिसने रशिया के स्पुतनिक लॉन्च के बाद ये रियलाइज किया कि अगर हमें डेवलपिंग भारत को और ज्यादा मजबूत बनाना है, उसकी नींव को मजबूत बनाना है, तो हमें स्पेस में भी भारत के पदचिन्ह छोड़ने पड़ेंगे। बस फिर क्या था, उस टाइम पर गवर्नमेंट को मनाकर देन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर विक्रम साराभाई ने 1962 में नींव रखी इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च की। जी हां, इनकॉस्पार। 1969 में इनकॉस्पार का नाम बदलकर इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन रखा गया, जिसे स्टार्टिंग में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर किया गया। बाद में 1972 में गवर्नमेंट ने डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एस्टेब्लिश कर इसरो को उसके अंडर ले लिया। उसी दौरान 1971 में फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम के नाम से जाने गए विक्रम साराभाई की डेथ हो गई। दोस्तों, इसरो किसी भी स्पेस रेस में शामिल नहीं है। इसरो का मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि सभी देशों के साथ मिलकर स्पेस को एक्सप्लोर करना, स्पेस टेक्नोलॉजी में जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं उन डेवलपमेंट्स को काफी हद तक आम जन की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए यूज करना। अगर आज की डेट की बात करें तो भारत में अराउंड 45 स्पेस रिसर्च सेंटर्स और यूनिट हैं, जो सब मिलकर हेड किए जाते हैं इसरो द्वारा। इन सब रिसर्च सेंटर्स के अलग अलग काम रहते हैं, जैसे कि किसी का स्पेस रिसर्च करना, किसी का सैटेलाइट डेवलपमेंट, किसी का लॉन्च व्हीकल डेवलप करना जिसमें रॉकेट गाइडेंस सिस्टम और भी बहुत सी चीजें आती हैं, और किसी का इन सब के बाद जो प्रोडक्ट मिले उसे स्पेस में लॉन्च करना। दोस्तों, यहां मैं बता देता हूं कि लॉन्च व्हीकल वो पूरा प्रोडक्ट होता है रॉकेट जैसा, जिसे हम स्पेस में जाता हुआ देखते हैं। स्टेप बाय स्टेप उसके पार्ट्स अलग होते जाते हैं और उसके अंदर जो सैटेलाइट या पेलोड होता है वो अपने डेस्टिनेशन में स्पेस में जाकर एस्टैब्लिश हो जाता है। अगर कुछ मेन स्पेस रिसर्च सेंटर्स की बात करें तो पहला आता है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, जिसे 1962 में केरला के तिरुवनंतपुरम में थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन के नाम से सेटअप किया गया था, और बाद में इसका नाम बदलकर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर रखा गया। इस स्पेस सेंटर का जो मेन काम है वो डिजाइन और डेवलपमेंट ऑफ सैटेलाइट, लॉन्च व्हीकल को डेवलप करना और साथ ही बहुत सी स्पेस रिलेटेड टेक्नोलॉजीज पर काम करना। दूसरा अगर हम बात करें तो आता है श्रीहरिकोटा रेंज, या मैं कहूं SHAR, शार। इसे हम सतीश धवन स्पेस सेंटर के नाम से भी जानते हैं। श्रीहरिकोटा आइलैंड जो आंध्र प्रदेश में है, 1969 में सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए, स्पेस में भेजने के लिए सिलेक्ट किया गया था। एज अ ट्रिब्यूट टू फॉर्मर चेयरपर्सन ऑफ इसरो सतीश धवन जी के नाम पर 2002 में इसका नाम बदलकर सतीश धवन स्पेस सेंटर रखा गया था। इसका काम सैटेलाइट और लॉन्च व्हीकल को लॉन्च करना है, स्पेस में भेजना है। फिलहाल में सतीश धवन स्पेस सेंटर में 2 लॉन्च पैड हैं और तीसरा भी बहुत जल्द बनने वाला है। फिर इसमें 3 लॉन्च पैड हो जाएंगे। इसरो के बहुत से मिशन जैसे कि चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, आदित्य L1, मार्स ऑर्बिटल मिशन और भी बहुत से मिशन यहीं से लॉन्च हुए हैं। तीसरा हम बात कर सकते हैं इसरो सैटेलाइट सेंटर, जो कि बेंगलुरु में है। इसे हम URSC या फिर UR राव सैटेलाइट सेंटर के नाम से भी जानते हैं। इसका मेन काम डिजाइन, डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन ऑफ सैटेलाइट पर बेस्ड है। इस सेंटर का नाम रखा गया फॉर्मर चेयरपर्सन और इसके फाउंडिंग डायरेक्टर डॉक्टर उडुपी रामचंद्र राव के नाम पर।
डॉक्टर उडुपी रामचंद्र राव को एज अ सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया भी जाना जाता है। इन्होंने 1975 में इंडिया की पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट के लॉन्च में भी एक अहम भूमिका निभाई थी। ऐसे ही और भी बहुत से सेंटर्स हैं, जैसे कि स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद, सैटेलाइट टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क सेंटर बेंगलुरु, और भी अलग अलग नाम के सेंटर्स हैं और उनके अलग अलग काम हैं, जो कि आप आसानी से किसी भी सेंटर का नाम डालकर उसके काम के बारे में जान सकते हैं गूगल पर। देखो, हमने स्ट्रक्चर के बारे में तो जान लिया, लेकिन अब थोड़ा एक लेयर डीप में जाते हैं। 1962 में सेटअप होने के बाद इनकोस्पार्ट ने 1963 में अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया। नई नई शुरुआत हुई थी तो ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे। जो रॉकेट लॉन्च किया गया था उसका नाम था नाइक अपाचे, जो कि एक साउंडिंग रॉकेट था। वो रॉकेट हमें यूएस ने प्रोवाइड किया था। साथ में फ्रांस ने हमें सोडियम वेपर पेलोड्स प्रोवाइड किए थे और रशिया ने हमें रेंज क्लियरेंस के लिए हेलीकॉप्टर प्रोवाइड किए थे। उसके बाद रॉकेट्स को पार्ट्स में अलग अलग टुकड़ों में जुगाड़ करते हुए थुम्बा रीजन ऑफ केरल में लेकर आया गया और एक बीच को लॉन्च पैड जैसा कुछ बनाकर लॉन्च किया गया। जो भी आज हम इंटरनेट पे फोटोज देखते हैं कि बाइसिकल और बुलक कार्ट्स पर रॉकेट के अलग अलग पार्ट्स को लेकर जाया जा रहा है, वो सब सच है। वो सब हमें बताता है कि उस टाइम पर इतनी रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थी, लेकिन उन लोगों में इतनी जिद थी कि हमें अगर रॉकेट लॉन्च करना है तो मतलब करना है, भले ही हमें उस रॉकेट को अपने सर पर उठाकर लेकर जाना क्यों ना पड़े, लेकिन हम लॉन्च करेंगे। और 1963 में रॉकेट लॉन्च हुआ भी। उसका मेन पर्पस था अर्थ के एटमॉस्फेयर में अलग अलग साइंटिफिक रिसर्च करना। बस फिर क्या था, धीरे धीरे सीखते चले गए। हमने खुद का साउंड रॉकेट बनाया जिसको नाम दिया गया रोहिणी 75 और 1967 में सीरीज ऑफ साउंड रॉकेट लॉन्च किए गए। इनकोस्पार्क अब बन चुका था इसरो, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसने 1975 में रशियन स्पेस कॉर्पोरेशन के साथ हाथ मिलाया और खुद के बने हुए सैटेलाइट को, जिसको नाम दिया गया था आर्यभट्ट, जी हां, रशिया के कपुस्टिन यार मिसाइल रेंज से उसे लॉन्च किया गया। अब इसरो उड़ान भर चुका था, हमें रोकने वाला कोई नहीं था। धीरे धीरे हमने 1979 तक हमारा खुद का लॉन्च व्हीकल SLV, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भी बना लिया, जिससे अब हमें किसी और कंट्रीज पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं थी हमारी सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए। रिमोट सेंसिंग, कम्युनिकेशन, सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग, जिसके कारण ही आज हम घर पर बैठकर टीवी देख पाते हैं, वेदर फोरकास्टिंग और अलग अलग चीजों के लिए, अलग अलग डेवलपमेंट के लिए, आम जन की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए इसरो ने अलग अलग मिशन कंडक्ट किए। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV के बाद PSLV डेवलप किया गया, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, फिर ASLV, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, फिर GSLV और अलग अलग तरह के लॉन्च व्हीकल्स डेवलप किए गए। दोस्तों, कई तरह के मिशन होते हैं, जैसे कि लूनार मिशन, सोलार मिशन, सैटेलाइट लॉन्च मिशन, जिसमें सब कैटेगरी आ जाती है ऑर्बिटल और सब ऑर्बिटल मिशन। ऑर्बिटल मिशन में सैटेलाइट अर्थ का, मून का या किसी भी और सेलेस्टियल बॉडी के ऑर्बिट में उसका चक्कर लगाती है, और सब ऑर्बिटल मिशन में पर्टिकुलर सैटेलाइट अर्थ के ऑर्बिट के अंदर ही रहती है और अर्थ का चक्कर नहीं लगाती। टेस्ट मिशंस होते हैं और भी कई तरह के स्पेस मिशंस कंडक्ट किए जाते हैं। दोस्तों, इसरो अब तक 130 स्पेसक्राफ्ट मिशन लॉन्च कर चुका है। 400 से भी ज्यादा फॉरेन सैटेलाइट्स को इसरो ने लॉन्च किया है, और सबसे इंपॉर्टेंट, हाल ही में 29 जनवरी 2025 को इसरो ने अपना 100th मिशन फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया है। और भी बहुत सी छोटी और बड़ी कोशिश रही होंगी जो कि शायद रजिस्टर्ड ना हो पाई हो, या कुछ और वजह हो सकती है जिसके कारण इस डाटा में 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं। दोस्तों, ये जो मैंने 100th मिशन की बात करी, इस पर थोड़ा डिबेट भी हुआ है और कहा गया है कि इसरो का ये 100th मिशन नहीं है, इसरो इससे कई ज्यादा मिशन कर चुका है। तो वो सही बात भी है, लेकिन ये जो 100th मिशन की बात की जा रही है, ये पर्टिकुलरली सतीश धवन स्पेस सेंटर के लिए की जा रही है। इसरो ने अपने सतीश धवन स्पेस सेंटर से 100 मिशन लॉन्च कर लिए हैं। अब पर्टिकुलरली सतीश धवन स्पेस सेंटर के इन 100 मिशन के ऊपर बात करते हैं। श्रीहरिकोटा रेंज में ऑपरेशन और टेस्ट लॉन्च 1971 में ही स्टार्ट हो गए थे। 1971 में रोहिणी 125 साउंड रॉकेट लॉन्च किया गया था।
लेकिन फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च जिसे इन 100 मिशंस में काउंट किया गया वो 10 अगस्त 1979 को हुआ, जिसमें एसएलवी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से रोहिणी टेक्नोलॉजी पेलोड, जिसे हम रोहिणी सैटेलाइट भी कह सकते हैं, को लॉन्च किया गया था। इस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को यूज कर श्रीहरिकोटा रेंज से 4 मिशंस कंडक्ट किए गए 1979, 1980, 1981 और 1983 में, जिसमें सीरीज ऑफ रोहिणी सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया। उसके बाद फिर ASLV ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को यूज कर 4 मिशंस कंडक्ट किए गए, जिन्हें श्रीहरिकोटा रेंज से लॉन्च किया गया। दोस्तों, अब तक जो भी मिशंस मैंने बताए हैं और आगे भी जो मिशंस मैं बताऊंगा, उनमें कुछ मिशन सक्सेसफुल हुए और कुछ अनसक्सेसफुल भी रहे। ASLV के बाद PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के अलग अलग वेरिएंट का इस्तेमाल कर श्रीहरिकोटा रेंज से 62 मिशंस लॉन्च किए गए। अगर 62 में से कुछ मिशंस की हम बात करें तो 2008 में चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया। PSLV C-25 लॉन्च व्हीकल से मार्स ऑर्बिटल मिशन नवंबर 2013 में लॉन्च किया गया था। डेवलपमेंट होता गया और फिर बना GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसके एक वेरिएंट GSLV MK3 M1 का इस्तेमाल कर लॉन्च किया गया चंद्रयान 2 मिशन जुलाई 2019 में। GSLV लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल कर अब तक 16 मिशन सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किए गए थे और अब ये नंबर 17 हो चुका है। और भी अलग अलग तरह के लॉन्च व्हीकल्स का इस्तेमाल कर अलग अलग पर्पस के लिए बहुत से मिशन सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किए गए। ये रही उसकी लिस्ट। अब ये नंबर 99 से 100 हो चुका है। हाल ही में 29 जनवरी 2025 को GSLV को 17वीं बार यूज कर GSLV F-15 वेरिएंट से NVS-02 पेलोड या मैं कहूं सैटेलाइट को लॉन्च किया गया और यह बना सतीश धवन स्पेस सेंटर का 100th मिशन। NVS-02 की बात करें तो यह सेकंड सैटेलाइट है NVS सीरीज में। NVS-01 को सक्सेसफुली GSLV F-12 लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल कर मई 2023 में लॉन्च किया गया था और ये दोनों ही सैटेलाइट इंडियाज नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन यानी कि नाविक के अंडर आते हैं। नाविक इंडिया का खुद का रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम होगा, जिसके बाद इंडिया को GPS या अदर रिलेटेड टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए दूसरी कंट्रीज पे डिपेंड बिल्कुल नहीं होना पड़ेगा। यूजर्स खुद टाइम और पोजीशंस एक्यूरेटली डिटेक्ट कर पाएंगे विदाउट डिपेंडिंग ऑन अदर कंट्रीज नेविगेशन सिस्टम। इसरो हर दिन अपने पंख फैलाकर उड़ता जा रहा है, ऊंचाइयां भरता जा रहा है, नए नए रिकॉर्ड्स स्टैब्लिश करता जा रहा है। अगर आने वाले मिशंस की बात करें जिस पर सबकी नजर होगी तो वो होगा गगनयान मिशन, जिसमें इसरो भारत का पहला ह्यूमन मिशन टू स्पेस लॉन्च करेगा और ह्यूमंस को स्पेस में लेकर जाएगा। साथ ही इसरो खुद का स्पेस स्टेशन भी तैयार कर रहा है जो आने वाले समय में हम सबके सामने आएगा। आज हमने इस वीडियो में बहुत सी छोटी छोटी चीजें इंडियन स्पेस डेवलपमेंट के बारे में जानी। इंडिया स्पेस में क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसरो क्या है, इसरो के मिशंस के बारे में हमने जाना। लेकिन बहुत सी छोटी छोटी चीजें अभी भी मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाया हूं। ऐसे बहुत से नाम हैं जो छूट गए हैं जिन्होंने इसरो को इसरो बनाने में एक बहुत मेन रोल प्ले किया है, जैसे कि होमी जे बाबा, APJ अब्दुल कलाम और भी बहुत से नाम हैं। बहुत से क्या, हर एक वो नाम, चाहे वो वर्कर हो, इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, सब ने मिलकर इसरो को इसरो बनाया है और सफर अभी बहुत लंबा है। ऐसी ही और जानकारी के लिए बने रहिए और साथ में बनिए होशियार।